Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura, Vadodara and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 11 अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर था 5. नेम ऑफ चैप्टर इज फाइनल अकाउंट. चैप्टर के नेम है, बुक्स में आप देखेंगे तो आपको फाइनल अकाउंट दिखाई नहीं देगा, नेम दिखाई देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मगर मीनिंग है फाइनल अकाउंट. आज आपको देखना है आपका लेक्चर नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कल से जो 7th लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे. आज देखिए लेक्चर नंबर 6 में आपको देखना है बैलेंस शीट. सबसे पहले हमने देखा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट आज है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट क्या है? सबसे पहले टू नो व्हाई बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस दैट इज पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. याद रखिए आपको फाइनेंशियल बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या वीक है, वो देखना है तो आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगा. अगेन टू नो फाइनेंशियल स्टेटस दैट इज पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. बैलेंस शीट कब बनाते हैं हम? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. याद रखिए बैलेंस शीट वन टाइप ऑफ स्टेटमेंट है, where on one side of it amount of capital and liabilities and on the other side amount of asset are disclosed. One side, ये फर्स्ट साइड है, यहाँ पे आप लिखेंगे liabilities and capital. ये liabilities है, capital is also one part of liabilities, तो ये liabilities लिखेंगे. and other part में, other side में तो क्या लिखेंगे हम? asset लिखेंगे. again where on one side of it amount of capital and liabilities and on the other side amount of asset are disclosed. On the liability side कौन सी चीज आने वाली है वो देखिए. On the liability side of balance sheet, amount of capital account, creditors, bills payable, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट में बोलते हैं बैंक ऑडिट. वैसे बैंक ओवरड्राफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है बैंक ऑडिट. एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में अभी आपको इनकम मिल चुकी है. लोन बॉन्ड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, जनरल रिजर्व एंड अदर रिजर्व आर डिस्क्लोज. लायबिलिटी साइड कौन सी चीज लिखते हैं? यहाँ पे मैंने प्रोफॉर्मा में लिखा है, बस यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कोई भी चीज लायबिलिटी साइड आने वाली नहीं है. नेक्स्ट वन अदर साइड. On the asset side of balance sheet, fixed asset, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा है वो fixed asset है. सबसे पहले लिखते हैं investment, current and liquid asset like closing stock, एक liquid asset है सब. closing stock, debtors, cash balance, bank balance, bills receivable, income due but not received, income due हो चुकी है मगर अभी तक आपको मिली नहीं है, it is called as income due but not received. प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में यदि कोई एक्सपेंस का पेमेंट किया है, इट इज कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. लोन लेंड, आपने किसी को लोन दिया है, इट इज कॉल्ड एज लोन लेंड. एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इट मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मोर देन 1 year, इट इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर डिस्क्लोज्ड. एसेट साइड पे फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट आती है. देखिए ये सब एसेट साइड की आइटम यहाँ पे लिखी है. द टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ बैलेंस शीट वुड बी इक्वल. बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल एंड में क्या हो जाएगा? इक्वल. यदि इक्वल नहीं होता तो कोई जगह पे मिस्टेक है, ऐसा आपको एजम्पशन करना पड़ेगा. चलो देखते हैं प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट का स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट. देखिए प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर क्या लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड है. प्रॉफिट लॉस में भी हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मगर बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे हम ऊपर देखिए. बैलेंस शीट ऑफ मेसर सो एंड सो, यहाँ पे डैश, नेम ऑफ कंपनी एज एट, बैलेंस शीट फिक्स डेट की रहती है एज एट 31 मार्च 20 की बैलेंस शीट. सबसे पहले लायबिलिटी साइड आपको देखना है. लायबिलिटी साइड कौन सी चीज आने वाली है? सबसे पहले है कैपिटल. कैपिटल में ऐड करेंगे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी, है तो लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है. ओपनिंग कैपिटल
इसमें ऐड करना है कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें और ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट है तो, यदि कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो आपको क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट, बाद में हो जाएगा टोटल। यदि नेट प्रॉफिट लॉस आप ऑलरेडी आपको पता है, प्रॉफिट लॉस में लास्ट में जो डिफरेंस आपको मिलेगा इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। यदि नेट प्रॉफिट आता है तो क्या करना है आपको, कैपिटल में ऐड, बाद में करेंगे टोटल। इसमें से आपको लेस क्या करना है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मींस अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर ड्यूरिंग द ईयर और पर्सनल एक्सपेंसेस पेड ऑफ प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस में से यदि पर्सनल एक्सपेंस भी पेड है उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। जितना भी ड्रॉइंग है क्या करना है आपको, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट। और दूसरा क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग पे यदि इंटरेस्ट है वो भी कैपिटल में से आपको करना है लेस, एंड और आपको लेस करना पड़ेगा नेट लॉस इफ एनी। यदि नेट लॉस है वो भी आपको कैपिटल में से लेस करना पड़ेगा, बाद में आपको मिलेगी फाइनल कैपिटल। कैपिटल के बाद दिया है जनरल रिजर्व। वैसे ही आपने साइड पे अमाउंट रखा है, इट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। इन accountancy term, general reserve is mere transfer of money from one pocket to another pocket. It is called as general reserve. एक पॉकेट में से आपने दूसरे पॉकेट में कुछ अमाउंट रख दिया, जो अमाउंट रखा है दूसरे पॉकेट में, इट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। इट इज नथिंग बट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का ही वन पार्ट है। तो जनरल रिजर्व आपको यहाँ पे लिखना है। रिजर्व फंड यदि है तो भी आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। यदि आपको कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, इसमें से जो भी आप रिजर्व रखेंगे इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। याद रखिए, कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के लिए आप कैपिटल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि कैपिटल रिजर्व है आपके पास तो ये भी आपको लिखना है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एनी अदर रिजर्व प्रोविजन है वो भी आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। लोन फ्रॉम बैंक यानी कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यदि आपने बैंक से लोन लिया है इट इज लायबिलिटी, वापस पेमेंट करना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लोन फ्रॉम वाइफ, यदि वाइफ से लोन लिया है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। सिमिलर, इट इज सिमिलर टू लोन फ्रॉम बैंक। लोन बैंक से लोन लो, वाइफ से लोन लो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों तरह पे लिखना पड़ेगा आपको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। यदि बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है, ओवरड्राफ्ट किया है बैंक से, बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, ऑलरेडी आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, अकाउंटेंसी फर्स्ट पार्ट में आता था बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन सी चीज है वो भी आपको मालूम है, क्रेडिटर्स है वो भी आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी। क्रेडिटर्स यानी का अमाउंट पेएबल, क्रेडिटर्स बोलो सप्लायर्स बोलो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल, यदि बिल्स पेएबल है, आपने बिल एक्सेप्ट किया है तो आपके लिए बिल्स पेएबल हो गया, वो भी आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस पेएबल। अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करना बाकी है, इट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड। इनकम रिसीव इन एडवांस, यदि आपको एडवांस में कोई इनकम मिल चुकी है तो आपको वापस करना पड़ेगा, इट इज आपके लिए वो लायबिलिटीज है, तो ये भी आपको यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड इज अ फंड सेट अप फॉर द एम्प्लॉई, इट इज गिवन टू एम्प्लॉई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई का होता है, जब एम्प्लॉई फर्म में से रिटायर्ड होगा तब उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसके लिए ये भी आपके लिए लायबिलिटीज है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा लायबिलिटीज है। टैक्सेशन प्रोविजन, आपको टैक्स कितना पेड करना है अभी एडवांस में पता नहीं चलता, साल खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा। तो जो भी एक्सपेंस, यदि आपको पता है एक्सपेंस होने वाला है, उसके लिए जो अमाउंट आप साइड पर रखते हैं इट इज कॉल्ड एज प्रोविजन। टैक्स के लिए आपने साइड पे अमाउंट रखा है, ये प्रोविजन है, इट इज लायबिलिटीज, आपको पेमेंट करना है, तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड एनी अदर लायबिलिटी, इससे अलावा आपको लगते हैं कि लायबिलिटीज है वो सब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब देखिए एसेट साइड, सबसे पहले मैंने लिखा है सब टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन मींस प्लांट एंड मशीनरी बोलो, प्लांट मशीन बोलो, दोनों ये एसेट है। वेहिकल, आपके पास जो वेहिकल है वो भी आपकी एसेट है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं लीज होल्ड, शॉर्ट फॉर्म है LOH यानी कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी।
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो या लीज होल्ड प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इज एसेट, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एसेट साइड। फर्नीचर, फिटिंग्स, फिक्सचर्स, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, ये सब आपके लिए एसेट है, तो आप लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 एसेट लिखी है, इनटेंजिबल एसेट, इनविजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पैटर्न्स, ट्रेडमार्क, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट, जब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। कॉपीराइट इज ऑल्सो कौन सी एसेट है? फिक्स एसेट में आएगी इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट, आप ज्यादा लिखना है तो लिख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डिवेंचर, कोई भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट इज एसेट। आपने इन्वेस्ट किया है तो आपके लिए एसेट हो गया। पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। जितना भी प्रोविडेंट फंड आपके पास पड़ा है वो आपको कोई जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय का है इसलिए। तो पीएफ का जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी बैलेंस शीट में आपको लिखना पड़ेगा एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर जितना भी स्टॉक रहता है इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको कहां पे लिखना है? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। आपको याद होगा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तब लास्ट में हम यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखते थे। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर रुपीज सो एंड सो, कॉस्ट प्राइस भी लिखते थे, मार्केट प्राइस भी लिखते थे। आप कौन सी चीज लेते थे? विच एवर इज लेस। आप सिर्फ एक इफेक्ट तब देते थे, कहां पे आप लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, मगर क्लोजिंग स्टॉक की कितनी इफेक्ट होगी? 2 इफेक्ट, याद रखिए। इसलिए तो मैंने यहाँ पे लिखता था एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस में सेपरेट लिखता था, एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट रहेगी। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, एंड सेकंड इफेक्ट में कहां पे लिखूंगा? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे होगा एसेट, क्योंकि आपके पास जितना भी स्टॉक है, बैलेंस है, इट इज एसेट, ये आपकी एसेट है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स क्या है? मालूम होगा डेटर्स फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 में आ रहा था। डेटर्स, मीनिंग ऑफ डेटर्स, डेटर्स मीन्स अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने गुड्स सर्विसेज बेचा होगा, जो भी अमाउंट रिसीवेबल है इट इज कॉल्ड एज डेटर्स। डेटर्स आपके लिए एसेट है, तो आपको लिखना है एसेट साइड। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये भी एसेट है, तो आपको लिखना है एसेट साइड। इनकम रिसीवेबल, जो इनकम अभी मिली नहीं है, मिलने वाली है फ्यूचर में, इट इज कॉल्ड एज इनकम रिसीवेबल, ये भी आपके लिए एसेट है। लोन लैंड, आपने किसी को लोन दिया है, वो आपके लिए एसेट है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, याद रखिए यदि आपने बिल्स लिखा है तो आपके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। यदि बिल्स रिसीवेबल है तो एसेट, अगर बिल्स पेएबल है तो कहां पे होगी? लायबिलिटी साइड। बिल्स रिसीवेबल है तो आपको लिखना है एसेट साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपने एडवांस में एक्सपेंस पेड किया है, इट इज एसेट, आपके लिए एसेट है, तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा एसेट। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इट मींस एक्सपेंसेस पेड फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो भी आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एनी अदर एसेट, इसके अलावा आपको ऐसा लगे कि एसेट है तो आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल होना चाहिए इक्वल, यहाँ पे दोनों साइड टोटल हो जाएगी इक्वल। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा। मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूं, आपको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, सिर्फ बैलेंस शीट, याद रखिए बैलेंस शीट बनानी है आपको। तो मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको, ये एग्जांपल बाद में यहाँ पे आपको सॉल्व भी करना है। याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोल रहा हूं, बैलेंस शीट में दोनों साइड टोटल कितना होना चाहिए? इक्वल। एसेट एज वेल एज लायबिलिटी साइड, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं ट्रायल बैलेंस, देखते हैं कैसा होगा ट्रायल बैलेंस। देखिए आप, ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, यहाँ पे नेम ऑफ फर्म एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस ड्रॉ कर रहा हूं, आपको देखना है पहले ट्रायल बैलेंस।
ये है क्रेडिट बैलेंस, यहां पे होगा डेबिट बैलेंस। और ये है एलएफ। एलएफ में कुछ भी आने वाला नहीं है, लेजर फोलियो नंबर, सिर्फ एलएफ लिखना है, अंदर कुछ भी आने वाला नहीं है। यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स। चलो बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग, $2 लाख। नेक्स्ट वन इज ए फर्नीचर, 1 लाख। नेक्स्ट वन इज ए क्रेडिटर्स, 50,000. Next one is a cash and bank balance, 40,000. Next one is a capital, 2 lakh. Next one is a drawings, 30,000. Next one is a loan from bank, 50,000. Next one is a debtors, 50,000. Next one is a bills receivable, 20,000. Next one is a bills payable, 50,000. Next one is a general reserve, 30,000. Next one is a goodwill, 40,000. Next one is a investment, 60,000. बस इतना हो गया, इनफ है। दोनों साइड टोटल इक्वल हो जाना चाहिए, कोई साइड पे जो टोटल कम होगा वहां पे मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैं डेबिट साइड टोटल करता हूँ, 3 लाख प्लस 40 प्लस 30 70,000 प्लस 50 प्लस 20 अगेन 70,000 प्लस 40 प्लस 60 1 लाख। डेबिट साइड हो रहा है 540, यहाँ पे भी मेरे को 540 करना है। एक चीज यहाँ पे मैंने बाकी रखी है, अगेन रिपीट करते हैं, 2 + 1 3 प्लस 40 30 70 प्लस 70 प्लस 1 लाख 540। इसमें से माइनस करना है आपको 50,000 माइनस 250 माइनस अगेन 50,000 माइनस 30,000 160। यहाँ पे लिखता हूँ 160 नेट प्रॉफिट। लास्ट नेट प्रॉफिट मैंने लिखा है, एक गुडविल है 40, ये है इन्वेस्टमेंट 60। ओके, चेक करते हैं, 2 + 3 + 380 380 प्लस 160, यस 540 हो गया। दोनों साइड टोटल इक्वल, तो बैलेंस शीट को टैली होना ही चाहिए। यदि ट्रायल बैलेंस टैली है तो बैलेंस शीट होगा टैली 101% होगा ही होगा, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, बैलेंस शीट में जो डेबिट है, जो डेबिट बैलेंस है वो सब आपको लिखना है एसेट साइड, जो क्रेडिट बैलेंस है वो सब आपको लिखना है लायबिलिटी साइड।
मगर एक चीज चेंज होने वाली है, वो है ड्राइंग। देखिए इसमें ड्राइंग आपको डेबिट बैलेंस दिखाई देगा, जहां पे भी ड्राइंग होगा आपको दिखाई देगा डेबिट, मगर ड्राइंग आपको करना क्या है, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। याद रखिए ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेबिट है वो सब आपको लिखना है एसेट साइड, जो क्रेडिट बैलेंस है वो सब आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। तो चलो करते हैं स्टार्ट बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाद में मैं बैलेंस शीट यहाँ पे लिखूंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। ये है आपकी बैलेंस शीट, हो गई है ड्रॉ। ऊपर से स्पेसिमेन निकाल देता हूं। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट बैलेंस है। आपकी जो लैंड है, बिल्डिंग है, आपके लिए है एसेट, तो यहाँ पे लिखना है एसेट साइड। फर्नीचर, ये भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट बीइंग एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड। क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटीज, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। कैश एंड बैंक बैलेंस, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश आपके पास हर कैश जितनी भी है बैंक में बैलेंस है वो आपकी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए लिखना है आपको एसेट साइड। कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल आपको लिखनी है सबसे पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल टू लर्न। सबसे पहले आपको कैपिटल लिखना है। ड्राइंग क्या करेंगे हम, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट, मगर यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा, बाद में 2 लाइन बीच में ब्लैंक्स रखनी है, बाद में आप लेस करेंगे ड्राइंग्स, डायरेक्ट लेस करने का नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट वन, ड्राइंग्स के बाद लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया है, आपके लिए लायबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड। डेटर्स यानी कि अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपने गुड्स बेचा है, सर्विसेज बेची है, इन एक्सचेंज ऑफ दैट जो अमाउंट रिसीवेबल है इट इज कॉल्ड एज डेटर्स, तो आपको लिखना है डेबिट बैलेंस है एसेट साइड। बिल्स रिसीवेबल, आपने बिल्स लिखा है तो आपके लिए एसेट है, वो भी आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस है। बिल्स पेएबल, आपको पेमेंट करना है, पेएबल, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बीइंग लायबिलिटीज, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस। जनरल रिजर्व, ये भी लायबिलिटीज है, आपको लिखना है लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व है 30,000। गुडविल, गुडविल इज एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड, डेबिट बैलेंस। इन्वेस्टमेंट, आपने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी आपके लिए है एसेट, तो आपको लिखना है एसेट साइड। एंड नेट प्रॉफिट, याद रखिए नेट प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कहां पे लिखेंगे, कैपिटल में ऐड। यदि नेट लॉस होता तो मैं क्या करता, कैपिटल में से सब्सट्रैक्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दिया है आपको लैंड बिल्डिंग, लिखेंगे एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सब आपको पहले लिखना है 2 लाख। नेक्स्ट वन, लैंड बिल्डिंग के बाद दिया है फर्नीचर, फर्नीचर इज ऑल्सो एसेट, तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्नीचर, आपको लिखना है 1 लाख, ये लिख दिया मैंने 1 लाख। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको लिखना है लायबिलिटी, मगर सबसे पहले यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे, थोड़ा नीचे आपको लिखना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मेरे को दिखाई दे रहा है 50,000। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स के बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस, जितना भी कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, आपके लिए एसेट, मगर सबसे पहले आपको लिखनी है फिक्स एसेट, बाद में हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। तो करंट एसेट है ये कैश, कैश है, बैंक बैलेंस है, ये सब थोड़ा नीचे आपको लिखना है कैश एंड बैंक। ऊपर लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा है, कैश एंड बैंक। बैलेंस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना है, 40,000। नेक्स्ट वन, कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद, कैश एंड बैंक बैलेंस के बाद है कैपिटल, कहां पे लिखेंगे, याद रखो कैपिटल लायबिलिटी साइड फर्स्ट चीज होनी चाहिए आपकी कैपिटल, फिक्स है, पहले ही आपको लिखना है कैपिटल, बट इनर कॉलम। कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, टोटल होगा, बाद में ड्राइंग हम लेस करेंगे, नेट फिगर लाएंगे हम आउटर कॉलम। कैपिटल के बाद दिया है ड्राइंग, याद रखिए ड्राइंग कैपिटल में से आपको करना है सब्सट्रैक्ट, पर डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे आपको 2-3 लाइन ब्लैंक्स रखनी है, बाद में आपको लेस करना है, लेस ड्राइंग्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन रिमाइंड कर रहा हूं, कैपिटल में से ड्राइंग होगा लेस, कितना ड्राइंग है 30,000, मगर बीच में 3 लाइन तो आपको ब्लैंक्स रखनी ही है। ड्राइंग्स के बाद लोन फ्रॉम बैंक, मैंने बैंक से लोन लिया है, इट इज लायबिलिटीज, तो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड लोन फ्रॉम बैंक।
कितना लोन लिया है बैंक से आपने? 50,000। नेक्स्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेटर्स। डेटर्स इज एसेट। आपको लिखना है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स। कितना है? 50,000। डेबिट है तो एसेट साइड। नेक्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी लिखना है आपको एसेट साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट आपको दिखाई दे रही है 20,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल इज ए लायबिलिटीज, तो आपको लिखना है लायबिलिटी साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेएबल। अमाउंट मेरे को दिखाई दे रहा है 50,000। नेक्स्ट वन इज ए जनरल रिजर्व। याद रखिए एनी रिजर्व लायबिलिटीज कैपिटल से नीचे सेकंड यहाँ पे जनरल रिजर्व होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर आप में से जो इंटेलिजेंट लोग हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 30,000। और आप सब इंटेलिजेंट ही है, इसलिए जनरल रिजर्व के सबसे पहले कैपिटल 5 लाइन, बाद में आपको लिखना है जनरल रिजर्व, बाद में ऑल लायबिलिटीज। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गुडविल। याद रखिए गुडविल इज अ फिक्स एसेट। इंटेंजिबल एसेट तो है मगर फिक्स एसेट है, तो आपको ऊपर रखनी है गुडविल। रेड बिल्डिंग के बाजू में लिखेंगे हम गुडविल। कितना है गुडविल? 40,000। एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखना है? बीच में। फिक्स एसेट पहले, करंट एसेट बाद में, इन्वेस्टमेंट आपको रखना है बीच में, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। अमाउंट है आपका 60,000। एंड लास्ट वन इज ए नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का क्या करना है आपको? कैपिटल में ऐड। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल है, कैपिटल में ऐड करना है नेट प्रॉफिट। यदि नेट लॉस होता तो मैं क्या करता? लेस। प्रॉफिट है तो आपको करना है ऐड 160। इनर कॉलम टोटल हो जाएगा 360। 360 में से ड्रॉइंग आपको करना है लेस 30,000, फाइनल टोटल होगा 330। अब हम करेंगे बैलेंस शीट का टोटल। बोथ साइड टोटल इक्वल होना चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो डेबिट बैलेंस है वो सब एसेट, क्रेडिट बैलेंस है वो लायबिलिटी। सिर्फ ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड होना चाहिए, मगर लायबिलिटी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लेस। इसलिए मैंने यहां से किया है लेस। चलो करते हैं स्टार्ट। मेरे को दिखाई दे रहा है 330 प्लस 30,000 प्लस 50 प्लस 50 100 प्लस अगेन 50, टोटल हो जाएगा 510। एसेट साइड भी 510 होना चाहिए। 2 + 1 340 60 यानी कि 4 लाख 5,10,000। यस हो रहा है 5,10,000। ये हो गया आपका बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट। अब देखिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा मालूम है, 2 बार आपको देखना है ट्रेडिंग अकाउंट, लिखना है 2 या 3 बार ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा। प्रॉफिट लॉस का भी प्रोफॉर्मा आपको 2-3 बार लिखना है। बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा भी 2-3 बार आपको लिखना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करवाने जा रहा हूं आपका एडजस्टमेंट, जो आपके लिए फाइनल अकाउंट में हार्ड पॉइंट है। एडजस्टमेंट की फाइनल अकाउंट में कितनी इफेक्ट होने वाली है? 2 इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट। आपको 10 to 12 एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।